बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप बेसिकली एटमॉस्फेयर और उसमें होने वाली तब्दीलियां जो होती हैं, आया वो फिजिकल या केमिकल, उसका मुशाहिदा करते हैं। और एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये स्टडी करते हैं। और जो आपका माहौल होता है या इन्वायरमेंट होता है, वो आपका एटमॉस्फेयर उसको कवर करता है। ये आपका माहौल है, इन्वायरमेंट है। तो ये हमारे चारों तरफ जो एयर का गुलाफ प्रेजेंट है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस को एटमॉस्फेयर आप बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर जो होता है बेसिकली इसको चार पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर का फंक्शन होता है कि ये तमाम जो एसेंशियल गैसेस होती हैं उसको रखता है। एसेंशियल गैसेस होती हैं इसके पास, मतलब ये लाइफ जो जमीन पर है उसकी वजह है एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा इसके पास वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं इसमें। और इसमें कुछ अमाउंट में ओजोन प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में ही ओजोन यहाँ पे हम कह सकते प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसका मैं पहला जो रीजन है ट्रोपोस्फेयर, उसमें कम होती है 10%। बाकी जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेन जो होती है ओजोन का पर्पस होता है, आपको पता है ये हार्मफुल रेडिएशन को अवॉइड करती है। कैंसर जो एक मेन वजह होती है कि जो रेडिएशन आती है और बॉडी पे फॉल करती है, तो उसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। तो इसको अवॉइड करना ओजोन का काम होता है। इसके बाद एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम अगर आपको बताएं तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके साथ मास की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये 5 × 10⁻15 टन होता है इसका मास। और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये वेरी कर सकता है -100 डिग्री से 1200 डिग्री तक। ये पॉजिटिव में है 1200 डिग्री, तो ये इसका टेम्परेचर मतलब कम से बहुत ज्यादा की तरफ वेरी कर सकता है। और याद रखें, जैसे ही आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ऊपर की तरफ तय करते हैं, तो प्रेशर और जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 1/2। 1/2 से जो प्रेशर होता है और जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपने याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। और इसकी कंपोजिशन की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो इसको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है एटमॉस्फेयर को। पहला है मेजर। मेजर में इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आपको पता है ज्यादातर हिस्सा जो होता है नाइट्रोजन का एयर में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है, ये मेजर में आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाता है माइनर। माइनर में आपको आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलते हैं। और फिर आ जाते हैं ट्रेसिस। ट्रेसिस कहते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। तो इसमें तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, मीथेन, H2CO एटसेट्रा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे इसमें तकरीबन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर को 4 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है हमारे पास मीजोस्फेयर, और चौथा है हमारे पास थर्मोस्फेयर। तो 4 जोन्स हैं जिनमें एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया जाता है। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो ये 0 से 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और स्ट्रेटोस्फेयर 11 से 50 तक, और मीजो जो है 50 से 85 तक। और ये वाला जो है 85 से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लास्ट वन। और टेम्परेचर रेंज की अगर मैं आपसे बात करूं, तो टेम्परेचर जो है पहले में डिक्रीज होता है 15 डिग्री से टेम्परेचर -50 डिग्री तक।
डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की जानिब जाते हैं तो 15 डिग्री से टेम्परेचर जो होता है वो -56 तक चला जाता है। और 11 से 50 की तरफ आप जाते हैं तो टेम्परेचर जो है -50 से -2 डिग्री तक चला जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है। फिर आपके पास टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है 2 से, ये चला जाता है -92 डिग्री पर, ये डिक्रीज हुआ है। फिर लास्ट में 92 से ये चला जाता है 1200 तक। तो ओवरऑल टेम्परेचर का ट्रेंड ये होता है। अब ये आपने याद कैसे रखना है, पहले का आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे आपने याद रखना है, डिक्रीज इंक्रीज। ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन आता है इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं आता, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं हमारे पास, क्योंकि आगे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। तो वो भी जो है, आपको पता है कि रेडिएशन वगैरह जो है सन से आने वाली उनको एब्जॉर्ब करती जाती है। तो इस वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का बायस बन सकती है। तो ये डिफरेंट इसमें वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक मैंने आपको बता दी है। इनमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, इसमें तो हमने बात कर ली है। एटमॉस्फेयर होता है ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं। और इसमें N2, O2, O3 और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन आ जाता है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, NO पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव इसमें होते हैं। फिर आपके पास O2 पॉजिटिव, O पॉजिटिव, NO पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन वगैरह इसमें होते हैं। तो ये कुछ इसकी कंपोजिशन है, चार जो रीजन है उनको हमने डिवाइड कर लिया है। एटमॉस्फेयर के अलावा और भी आपके पास जो है इन्वायरमेंट है, उसको चार कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया ना। तो पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है आपके पास हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो होता है ये आपको पता है, हाइड्रो मीन वाटर होता है, तो ये बेसिकली वाटर पर मुश्तमिल रीजन जो होता है, जिसमें सी, ओशंस, रिवर्स वगैरह ये आ जाते हैं। और इसमें ओशन में आपको पता है 97% वाटर होता है, और फ्रेश वाटर जो होता है वो ऑलमोस्ट 1% होता है। और इस 1% को हम फर्दर आगे डिवाइड कर लेते हैं कि 8% जो वाटर होता है वो डोमेस्टिक लेवल में यूज हो रहा है। फिर 69% जो है ये एग्री में यूज हो रहा है सबसे ज्यादा। और 23% जो है ये इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं आप। ठीक हो गया। थर्ड जो आपके पास आ जाता है वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है ये इसमें रॉक्स वगैरह होती हैं, चट्टानें होती हैं। और ये डेप्थ इसकी है 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। और इसमें 11 एलिमेंट्स जो होते हैं मेनली जो इसको बनाते हैं, इसमें रॉक्स, माउंटेन और सॉइल वगैरह आ जाती है। लास्ट वन इज बायोस्फेयर। जो बायोस्फेयर होता है आपके पास, ये लाइफ को शो करता है बायोस्फेयर। और बेसिकली बायोस्फेयर जो है ये एक लार्ज यूनिट है, और जिसमें हम रह रहे हैं वो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो स्मॉलर यूनिट है बायोस्फेयर का। बायोस्फेयर में ही हम रह रहे हैं, लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती हैं इसमें। ठीक हो गया। तो ये चार इसके रीजन्स थे इन्वायरमेंट के। और हमने एटमॉस्फेयर के भी चार रीजन देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है। देखें, एक चीज है CO2, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.04, ठीक है, परसेंट, लाइक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये। अब अगर आपने आग चलाई, फायर, आपने कंबस्शन करवाई,
तो कंबस्शन के नतीजे में आपको पता है क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। तो CO2 की कंसंट्रेशन को वो क्या कर देगी, इनहेंस कर देगी, लाइक 0.09 कर दिया। तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में ये जो चेंज आया है, ये अनडिजायरेबल चेंज है। हमने नहीं चाहा था कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़े, लेकिन वो हम लोगों के ही वजह से वो बढ़ चुकी है, लेकिन हमने चाहा नहीं था। तो इस अनडिजायरेबल चेंज को पोल्यूशन कहते हैं, कि एक चीज अच्छे से चल रही थी लेकिन अनडिजायरेबल चेंज आ गया उसमें, तो उसको आप पोल्यूशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट में कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। इसकी मेन वजह है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी जी, रैपिड अर्बनाइजेशन जो है, शहरी आबादी जो बढ़ रही है आपके पास, ये एक वजह है। नंबर 3, इंडस्ट्री जो है एक्सेसिव अमाउंट में, क्योंकि हमारी जरूरियात बढ़ गई है, तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। आल्दो पाकिस्तान में नहीं कर रही, लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है यहाँ पे। फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, ये भी बहुत नुकसानदेह है। एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो पानी में जो केमिकल जाते हैं तो वो आगे नुकसानदेह होते हैं। अब दो तरह के पोल्यूटेंट हैं, एक आपको पता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्ट इमिट होते हैं, मतलब वो किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नहीं बनते, वो डायरेक्टली इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में। मिसाल के तौर पर आपके पास है SO3, ये डायरेक्टली जी इमिट होता है एज इट इज। मैं अगर आपको इसको समझाने की एक मिसाल दूं कि अगर आपसे मैं पूछूं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सर आप कहेंगे O2 की फॉर्म में। तो O की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, O2 की फॉर्म में है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ऑक्सीजन इमिट होकर एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में जाएगा, तो सर आप कहेंगे O2 की फॉर्म में जाएगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट इमिशन। ठीक हो गया, जो सोर्स से डायरेक्टली इमिट हो रहे होते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, लाइक SO3 और वाटर ने रिएक्शन किया, तो ये बना दिया जी H2SO4, दिस इज योर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट के नतीजे में जो बनते हैं, उनको आप सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी मिसाल पेन हो गया। पेन बेसिकली याद रखना है, ये पोली एक्रिलोनाइट्राइल जो है, ये बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट भी होता है, सेकेंडरी दोनों के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना, जैसे एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों डायरेक्ट भी इमिट हो रही होती है और केमिकल रिएक्शन में भी बन रही होती हैं। तो ओजोन हो गया, ये बनता है, ये ऐसे नहीं इमिट नहीं होता, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। इसके बाद सेकंड जो क्लास कर सकते हैं हम, वो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल याद रखें, वो मटेरियल या वो पोल्यूटेंट जो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएं और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से वो डिकम्पोज होकर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाए, उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं। और ये हार्मफुल नहीं होते, नॉट टू मच हार्मफुल, क्योंकि ये खुद ही डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक्सेसिव अमाउंट जो होती है, वो बाजुकात डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रोक देती है। एक्सेस में हर चीज ही बैड है, याद रखें। एक्सेस जो है वो अच्छी चीज नहीं है। फिर एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ये डिकम्पोज नहीं होते, ये एटमॉस्फेयर में एज इट इज ही रहते हैं, और इनको डिग्रेड करने की जरूरत होती है हमें, तो ये खुद ब खुद नहीं जाते। तो इनमें आ जाता है मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम, DDT,
ठीक है, ये कुछ हैं जो स्लोली डिग्रेड होते हैं या तो होते ही नहीं है, और बहुत कम अमाउंट में ये डिग्रेड होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है कि पोल्यूशन कितनी तरह की हो सकती है। तो नंबर वन इसमें आपके पास एयर पोल्यूशन, नंबर टू आपके पास वाटर पोल्यूशन, फिर आपके पास सोइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो ये मेनली तो तीन है, और इनकी रीजंस क्या है, ये डिफरेंट वजह से हो सकती है कि प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं आप, ऑयल स्पॉइलेज हो गई है, एसिड रेन हो गई है, केमिकल पोल्यूशन हो गई है, और डिफरेंट डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हैवी मेटल का यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस की वजह से ये पोल्यूशन हो सकती है। इसके बाद हम पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन को। जो आपके पास एयर पोल्यूशन है, इट मींस के हवा में जो गैसेस मौजूद हैं उनकी उनके अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज पैदा हो गया तो उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मेजर जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं हमारे पास एयर में, वो सीओ हो गया, H2S हो गया, SO2 हो गया, ये जो है कुछ मेजर पोल्यूटेंट हैं। ये के कौन है, के कौन है जिन्होंने अपना नाम के से ज्वाइन किया है, जरा अपना नाम बताएंगे। जी, आप लोगों को कहा है अपने नाम से ज्वाइन किया करें। ये जो है कुछ मेजर पोल्यूटेंट है, सीओ, H2S, SO2 वगैरह। तो ये एयर में पोल्यूशन काज कर सकते हैं, और ये ज्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती है, जंगलात में लगी हुई आग, ये उसके नतीजे में आपके पास बन रहे होते हैं। और बहुत सी रीजंस हो सकती हैं इसकी, फायर वगैरह या कंबस्शन वगैरह हो गई, तो उसके नतीजे में आपको पता है सीओ और CO2 वगैरह ये बन रहे होते हैं। अब इसमें मैन मेड सोर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके पास मैन मेड सोर्स है। ठीक है, जिसके नतीजे में बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती, CO2, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह। ठीक हो गया। इसके बाद और भी वजह हो सकती कि कंबस्शन जो है, गैसोलीन की जो कंबस्शन हो रही है ऑटोमोबाइल्स में, उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर डिफोरेस्टेशन, ये मैन मेड सोर्स बता रहा हूं मैं। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि ये कंबस्शन, डिफोरेस्टेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से हो सकती है, और इंडस्ट्री वगैरह। अब याद रखें, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये 20% टोटल जो है एयर पोल्यूशन का काज करती हैं। ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारे पास, जो मेनली एयर पोल्यूटेंट हैं वो 5 हैं, जिनको हम वन बाई वन स्टडी करते हैं। पहला है हमारे पास सीओ एज एन एयर पोल्यूटेंट। अब सीओ जो है, ये पहले तो बनता कैसे, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनता है, जैसे कि आप कंबस्शन वगैरह करवाते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप लिमिटेड रखते हैं तो सीओ बन जाएगा। फिर ये आपके पास बनता है, फॉरेस्ट फायर जो होती है उसके नतीजे में भी सीओ रिलीज होती है। फिर ये बन सकता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और ये इसको कन्वर्ट कर देगा। फिर डिसोसिएशन ऑफ CO2, CO2 जो होता है हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट होता है 2000 केल्विन के ऊपर, तो CO रिलीज करता है। याद रखें, जो CO है ये तकरीबन 7% जो है ये अराइज होता है मैन
मेड एक्टिविटी से 7% ये अराइज हो रहा है जी, मैन मेड एक्टिविटी से, बाकी जो है नेचुरली तौर पे है। इसके नेचुरल सोर्स डिफरेंट है। कन्वर्जन ऑफ मीथेन जो है, मीथेन की जो कन्वर्जन है, ये तो एक ये सोर्स है। फिर इसके अलावा सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड डिके ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के डिके और इसकी सिंथेसिस में ये कॉमन वजह है, ये प्रोड्यूस होता है। और ओशन से भी ये प्रोड्यूस होता है। अब CO2 क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से हार्मफुल एक्ट ये प्ले कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें ये है कि CO जो होता है, ये अफिनिटी रखता है ब्लड के साथ कंबाइन होने की। एक तो ये याद रखें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और CO प्रेजेंट हो, तो ब्लड जो होगा वो इसके साथ कम्प्लेक्स बना लेगा, CO के साथ, और ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स, कार्बोक्सी कम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बनता है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो कार्बोक्सी ई कम्प्लेक्स होता है, ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स। तो ये बात भी आपने नोट करनी है। तो जैसे ब्लड के साथ कंबाइन होता है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेट ये होगा, डेथ हो सकती है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल यही है कि आप जो कंबस्शन है उसको लिमिटेड करें, कंबस्शन लिमिटेड करें, और दूसरी बात, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर लें। कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या होते हैं सर? देखें, ये आपके पास इंडस्ट्री है, और ये उसकी चिमनी लगी हुई, इंडस्ट्री की चिमनी से लाइक CO निकल कर आ रही है। यहाँ आपने कोई लगा दें, कैटालिटिक चैम्बर लगा दें यहाँ पे। अब ये क्या करे कि इसको पहले तो लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर दे, लाइक CO2 में कर दे कन्वर्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर, या किसी और फॉर्म में कर दे, फिर इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे। तो यानी जो फ्रेंडली गैसेस हैं उनमें इसे ये कन्वर्ट कर दे। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स। सल्फर के ऑक्साइड्स आ जाते हैं जी। अब ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं जब सल्फर कंटेनिंग फ्यूल जो होता है वो बर्न करता है। सल्फर कंटेनिंग फ्यूल जो होता है, जब वो बर्न करता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं। S+O2 मेक्स SX, सॉक्स बना देते हैं। अब ये जो होते हैं, याद रखें, जो मेजर पोर्शन है सल्फर में वो SO2 का होता है। और SO2 के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस होती है। और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो SO3 बना देती है। वो SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और जो कि आपको पता है कि आगे जाकर इससे ड्रेन का बायस बनता है। तो ये पोल्यूटेंट बहुत ही मतलब हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। एक बात और याद रख ले, नॉर्मली जो SO2 जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती नॉर्मली। लेकिन सर, अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, लाइक पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज वेरी कर रहा होता है, या ऑक्सीजन ओजोन प्रेजेंट हो और साथ H2O2 प्रेजेंट हो, तो ये जो होते हैं ये इसको प्रमोट करते हैं ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दोनों, तो ये प्रमोट करते हैं। तो इनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है एनवायरमेंट में। ठीक हो गया जी। अब ये काम क्या करती है, एक तो आपको पता चल गया इससे ड्रेन। फिर ये जो न्यूली बॉर्न फ्लावर बीड्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ये रस्टिंग ऑफ मेटल,
रस्टिंग ऑफ मेटल्स, उनमें ये सल्फर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद ये पावरफुल इरिटेटिंग एजेंट होता है, आंखों के लिए ये नुकसानदेह है, इससे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। देखिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं मेनली ये NO2 और NO3 पर मुश्तमिल होते हैं। अब जो N2 प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसकी एक रीजन ये होती है कि जो नाइट्रोजन का बांड होता है ना सर, ये ट्रिपल बांड होता है, और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर ही जाकर ये टूटेगा। लेकिन जब ये बादल गरजते हैं या बिजली जो होती है ये गिरती है या चमकती है आसमान के ऊपर, तो लाइटनिंग जब होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो उसके पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होता है लाइटनिंग के पास, या आगे चलने बता दूंगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से N2 जो है वो डिकम्पोज हो सकती है जब ओजोन प्रेजेंट हो। एटमॉस्फेयर में ओजोन भी होती, याद रखे कुछ हिस्सा होता है 10% ओजोन का, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये सर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, तो ये बना देती है NO को, जो कि कलरलेस और न्यूट्रल गैस होती है। और ये भी हार्मफुल होती है क्योंकि NO भी जो है ये ब्लड के साथ अफिनिटी रखती है, कंबाइन करने की सलाहियत रखती है। फिर NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ये भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और पेल येलोविश ब्राउन कलर जो है वो बना देती है NO2 का। अब NO2 आगे आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और नाइट्रिक एसिड बना देगा, जो किसका बाइस होता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड का बाइस होता है। अब एक और बात बता दूं, जो ऑटोमोबाइल होते हैं ये जब स्टार्ट होते हैं, ये बात बताने जा रहा था आपको, ये स्टार्ट होते तो इनका जो स्पार्क प्लग होता है, उसका जब प्लग की स्पार्किंग होती है तो उसमें ऑलमोस्ट 1473 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो इसकी वजह से इंजन स्टार्ट होता है स्पार्क प्लग की वजह से। तो इस हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये N2O2 के साथ रिएक्शन करके NO बना सकती है। और ये जो NO होती है ये कंबस्चन इंजन से रिलीज होती है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि किससे ये बनती है। तो NO करती क्या है, NO2 जो होती है ये सांस की प्रॉब्लम काज कर सकती है, और ये ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कुछ जो है एरोमेटिक्स जो हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक आपको पता है जो कैंसर काज करते हैं। एरोमेटिक के ज्यादा केसेस होते हैं, बाकी तो इतने हार्मफुल नहीं होते कुछ केसेस में। और इनकी कंबस्शन होती, या बाज औकात क्या होता है डीकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर लाइक, ये किसी बैक्टीरिया की मौजूदगी में ये डिकम्पोज हो रहा है CH4, और इसमें CO2 रिलीज हो रही है, तो इस तरह से ये पोल्यूशन पैदा कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं आपके पास, ये चार पांच हो गए हैं मेरे ख्याल में, तो एक दो तीन चार, कौन सा रह गया। तो मेनली यही है बेसिकली, अगर कोई और तो हाँ पार्टिकुलेट मैटर वगैरह है। पार्टिकुलेट मैटर भी इसी में आ जाता है ना एयर पोल्यूशन में, कि दो तरह के पार्टिकल होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकल एक होता है और एक 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल होता है। तो ये बड़े हार्मफुल होते हैं। स्मॉलर पार्टिकल जितने ज्यादा होते जाएंगे वो लंग्स में हमारे
उतने ही पेनिट्रेट करते जाएंगे और सांस लेने में प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, खांसी और दूसरी चीजें हैं। पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन स्मॉलर साइज के पार्टिकल जो होते हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन तक हमने आज बात की है। आप लोगों का यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। कल हम स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन और ये चैप्टर हमारा एंड होगा इंशाल्लाह कल जी।